नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो आपकी एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें हम विज्ञान की शिक्षण विधियों को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें रटना नहीं होता, समझना होता है। और आज की जो क्लास है कुछ इसी तरीके से होगी कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आए, हर एक चीज को रटना ना पड़े। इस तरीके से क्लास को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी साथी एक बार चैनल पर नए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को आगे आने वाली क्लासों में जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलते रहें और आप एक एक चीज को समझते रहें। और जितना आप चीजों को समझेंगे उतने ही आपके जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो आप लोगों के क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो साथियों, विज्ञान की शिक्षण विधियों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप शिक्षण विधियों को कुछ इस तरीके से पढ़ें कि आप एज ए टीचर हैं और स्टूडेंट आपके सामने हैं और उनको आप लोगों को साइंस सिखानी है। इतना आपने कर लिया तो आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाओगे और विजुलाइज कर पाओगे कि चीजें क्या कह रही है। लास्ट ईयर, लास्ट जो पेपर था 2022 का, जिसमें रीट मेंस में शिक्षण विधियां थ्योरेटिकल ना पूछकर कुछ प्रैक्टिकली पूछ ली गई थी, तो काफी सारे जो बच्चे हैं वो उन चीजों को समझ नहीं पाए। लेकिन जब मैंने उन चीजों को देखा और महसूस किया तो मुझे लगा कि चीजों को समझना ज्यादा बेटर है, ना कि रटने से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना समय जाया किए। आप सभी लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि काफी सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। तो विज्ञान की शिक्षण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम विज्ञान की प्रकृति और उसके परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है। साइंस को समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। आपके जो रीट मेंस का जो सिलेबस है उसमें विज्ञान की शिक्षण विधियां, विज्ञान शिक्षण के उपागम, सहायक सामग्री, मूल्यांकन विधियां और उपचारात्मक शिक्षण, आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन है। वन बाय वन हम चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन विज्ञान की शिक्षण विधियों में विज्ञान की प्रकृति से काफी सारे क्वेश्चन अनेकों एग्जामों में पूछे गए हैं, तो हमें उन चीजों को डिस्कस करना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ मेथड्स को ही जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेथड्स से ही क्वेश्चन आए ये कोई जरूरी नहीं है। प्रकृति से भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रकृति से चीजों को स्टार्ट किया है। और जब आप प्रकृति समझ जाएंगे तो आप हर एक चीज को समझ जाएंगे, ब्लूम टेक्सोनोमी को समझ जाएंगे। ठीक है। ब्लूम टेक्सोनोमी के बाद जो मेथड्स हैं, जैसे आगमन विधि है, निगमन विधि है, समस्या समाधान विधि है, इन चीजों को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन वो चीजें कब पॉसिबल है? जब आप विज्ञान की प्रकृति को अच्छे से समझ जाओगे। दोस्तों देखिए कि जो विज्ञान है वो सत्य एवं तथ्य आधारित अनुशासन है। विज्ञान क्या है? सत्य और तथ्य आधारित क्या है? अनुशासन है। देखिए, इस सत्य को अच्छे से समझिए कि सत्य क्या है। विज्ञान में हर एक चीज, जितनी भी थ्योरीज बनी है, वो सब क्या है? एकदम ट्रू है। लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं। वो जब तक ही सत्य है जब तक कोई नई थ्योरी नहीं आ जाती, लेकिन तब तक तो सत्य है। हर एक चीज बिना किसी प्रैक्टिकली के विज्ञान में ऐड नहीं हो सकती, ये आप जानते हैं। तो एक विज्ञान क्या है? सत्य एक तथ्य आधारित अनुशासन है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन एवं उनके बीच के संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, जो साइंस है उसकी जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है कि प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, नेचर का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, एक सिस्टमेटिकली जो लर्निंग है, सिस्टमेटिकली चीजों को जो समझना है और अनेकों सिद्धांतों को
क्या करना, अप्लाई करना। ठीक है, साइंस है। नंबर 2 पॉइंट देखिए दोस्तों, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, नॉन स्टेबल प्रोसेस है, मूवेबल प्रोसेस है, जहां नए शोध एवं पुराने तथ्यों एवं सिद्धांतों को चुनौती देते रहते हैं। नई नई चीजें आविष्कार होती रहती हैं और पुराने सिद्धांत बदलते रहते हैं। कैसे? मान लीजिए, जो न्यूटन का जो नियम है, F बराबर ma, अब एक कोई दूसरे न्यूटन आए और वो बोले कि F बराबर ma से अच्छा F बराबर ma स्क्वायर है। उसने बोल तो दिया, लेकिन उस चीज को प्रूफ करना भी जरूरी है। और यदि उस चीज ने उस चीज को प्रूफ कर दिया, उस व्यक्ति ने उस चीज को प्रूफ कर दिया, तो F बराबर ma क्या होगा, वो हट जाएगा। जैसे डोल्टन का परमाणु मॉडल, डोल्टन का परमाणु मॉडल क्या हुआ, वो बाद में क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उससे भी अच्छा मॉडल था। तो डोल्टन के परमाणु मॉडल की अनेक कमियों को क्या किया गया, उजागर किया गया, अनेक कमियों को बताया गया। किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। तो जब उन्होंने अनेक कमियां डोल्टन के परमाणु मॉडल में मिली, तो वो जो मॉडल था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो नए शोध एवं पुराने तथ्यों और सिद्धांतों को क्या देते रहते हैं, चुनौती देते रहते हैं। नई चीजें क्रिएट होती रहती है, नई चीजें बनती रहती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कि विज्ञान की प्रकृति अस्थायी होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। सीटेट परीक्षा 2029 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विज्ञान की प्रकृति कैसी है, विज्ञान की प्रकृति अस्थायी है। अब आप समझ गए होंगे कि विज्ञान की प्रकृति, नंबर 2 पॉइंट से यदि आप चीज को समझ गए कि विज्ञान की प्रकृति अस्थायी क्यों है, क्योंकि नए शोध एवं पुराने जो तथ्य हैं और सिद्धांत हैं वो क्या करते रहते हैं, चुनौती देते रहते हैं, नई चीजें बनती रहती हैं। इसलिए विज्ञान की जो प्रकृति है, कैसी है, अस्थायी है। तो मुझे लगता है कि आप विज्ञान की प्रकृति को दोस्त अच्छे से समझ गए होंगे कि विज्ञान की प्रकृति क्या है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखिए कि विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये आपके सामने जो 4 विशेषताएं लिखी हुई हैं, इन विशेषताओं से आप लोगों को पूरी टीचिंग मेथड अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि आज की जो क्लास है, इसमें चीजों को समराइज किया हुआ है। टीचिंग मेथड्स को समराइज करके एक एक पॉइंट को इस तरीके से लिया गया है कि आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट कुछ ही शब्दों में समझ में आ जाए। ज्यादा नोट्स नहीं है, बहुत कम चीजें लिखी हुई हैं, तो आप हर एक चीज को जानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, विज्ञान अवलोकन, प्रयोग, तर्क, संदेह, वस्तुनिष्ठता और जांच का नाम है। अब देखिए अवलोकन क्या है, अवलोकन को समझने की कोशिश कीजिए कि आप किसी चीज को जब तक अवलोक नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज को जानोगे नहीं, तब तक आप उस चीज का आगे प्रयोग नहीं कर सकते, जब तक आप उस चीज को नियम नहीं बना सकते। इसलिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है। अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन है। आप किसी चीज को ऑब्जर्व किया, जैसे न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि जब वो नीचे बैठे थे तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेब है वो ऊपर से कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ऑब्जर्व जरूरी है। ऑब्जर्वेशन क्या है, अवलोकन जरूरी है। जब तक अवलोकन नहीं होगा तब तक आप चीजों को जान नहीं पाओगे। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो कैसे आया, कि न्यूटन ने उस चीज को ऑब्जर्व किया। बिना ऑब्जर्व के साइंस बन ही नहीं सकती। ठीक है, प्रयोग होंगे, फिर उस चीज पे क्या होंगे, प्रयोग होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, तर्क होंगे, स्टेटमेंट होंगे। एक ये चीज ध्यान रखिएगा, संदेह होगा। ठीक है, संदेह जरूरी है, क्योंकि आपने कोई थ्योरी बना दी, उस थ्योरी पर यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने आकर यदि आपसे कहा कि ये थ्योरी ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो क्या हो गया, संदेह की स्थिति आ गई। ठीक है, वस्तुनिष्ठता होती है साइंस में, वस्तुनिष्ठता बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठता क्या, सब्जेक्टिविटी। जैसे रोहन के जैसे एग्जाम में रोहन को 90% मार्क्स मिले, ये वस्तुनिष्ठता है, वो फिक्स है। जैसे आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो उसका जो आंसर है वो एक आंसर होता है, वो वस्तुनिष्ठता है। ठीक है, एफ बराबर एम ए, तो एफ बराबर एम ए ही है, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। जब तक नया सिद्धांत या नया नियम ना आ जाए, तब तक आप उसके अंदर क्या होगी, वस्तुनिष्ठता होगी। और जांच का नाम है, वो क्या है, साइंस है। ठीक है, इसमें कल्पना है, हाइपोथेसिस है।
कल्पना जरूरी है। जब तक आप किसी चीज को कल्पना नहीं करोगे उसका, ठीक है, जब तक आप उस चीज को गेस नहीं करोगे तब तक वो चीजें के दिमाग में आएगी ही नहीं। जैसे किसी ने सोचा होगा सबसे पहले कि कोई पक्षी है वो आकाश में उड़ रहा है, तो उसने कल्पना की कि क्या क्या मैं भी आकाश में उड़ सकता हूँ, तो वो की कल्पना है, उसका परीक्षण है। फिर उसका क्या करना, परीक्षण करना, उस चीज को वापस से क्या करना, देखना कि क्या कहते हैं जो इस चीज का करना है क्या है, तथ्यों का विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, सारे तथ्यों का क्या करना, विश्लेषण करना, फिर निष्कर्ष निकालना और सार्वत्रिकता की जांच करना। ये सब चीजें क्या है, विज्ञान की विशेषताएं हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर जब आप जब हम संज्ञानात्मक के बारे में पढ़ेंगे तब यही लाइन आप लोगों को मिलेगी कि सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, आपके पास उस चीज की कल्पना होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, फिर उसका आप परीक्षण करोगे, फिर तथ्यों का विश्लेषण करोगे, फिर निष्कर्ष निकालोगे और फिर उसका क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे, सार्वत्रिकता की जांच करोगे। तो ये विज्ञान की विशेषताएं हैं। और यही चीज जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अनेकों सारी चीजों से क्या कहते हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप उन चीजों को अलग से पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चीजों से जुड़ी हुई है। तो देखिए, नंबर 3 पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह निष्पक्ष एवं प्रामाणिकता पर आधारित होती है। यदि आपके पास कोई ओल्ड थ्योरी है, उस ओल्ड थ्योरी के बेस पर आप नया नियम नहीं बना सकते। हाँ, उस चीज में से कुछ ज्ञान ले सकते हो, लेकिन जो थ्योरी है उस चीज में आपको कुछ ना कुछ तो उस चीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। निष्पक्ष होनी चाहिए, प्रामाणिकता पर आधारित होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट देखिए दोस्तों, इसका ज्ञान सुव्यवस्थित होता है, सिस्टमेटिकली ज्ञान होता है, हर एक चीजें जुड़ी हुई है। जैसे कहते हैं ना कि जो साइंस है जिसमें आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो उस चैप्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से होता ही है। तो सिस्टमेटिकली है, क्रमबद्ध है, प्रामाणिकता पर आधारित होता है। ये नहीं है कि आप लोगों को जो थ्योरी है वो बिना किसी प्रूफ के ही क्या कहते हैं जो किताबों में छाप दी गई, वो चीजें नहीं होगी। इसे दोहराया या सत्यापित किया जा सकता है। तो ये विज्ञान की विशेषताएं हैं जिनको आपको समझना और जानना बहुत आवश्यक है। इनसे कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विज्ञान का शिक्षण में महत्व क्या है। देखिए, यदि आप एक टीचर हैं और आप बच्चों को जब साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में एक बात हमेशा रहनी चाहिए कि जब मैं बच्चों को सिखा रहा हूं तो वो उसका मोटिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तब तक आप उस चीज को सिखा ही नहीं पाओगे। इसलिए हमारे दिमाग में उस चीज का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस चीज का लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या होगा, हमारा साइंस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों के अंदर ज्ञान, कौशल और उनका दृष्टिकोण का क्या हो, विकास हो, बच्चों में ज्ञान बढ़े, उनका कौशल बढ़े, उनकी स्किल बढ़े और उनके दृष्टिकोण का विकास हो। अब दृष्टिकोण क्या है, इसको समझिए। ज्ञान को तो आप समझ ही जाएंगे कि ज्ञान विकसित होगा, नॉलेज बढ़ेगी, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कौशल बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगी। लेकिन दृष्टिकोण क्या है, देखो दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड का मीनिंग दो निकलते हैं। आप देखिए, एटीट्यूड का वैसे तो मीनिंग एक ही है। एटीट्यूड होता है नजरिया, आपका किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है। जैसे न्यूटन ने देखा कि सेब ऊपर से गिर रहा है, लेकिन क्यों गिर रहा है, वहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, क्यों। और वो जो प्रश्न चिन्ह है वो ही गुरुत्वाकर्षण का क्या बना, सिद्धांत बन गया। तो वो जो प्रश्न चिन्ह है, जो दृष्टिकोण है, वो किसमें विकसित करना है, बच्चों के अंदर विकसित करना है, उस एटीट्यूड को विकसित करना है। कि विज्ञान की प्रकृति को समझना, विज्ञान की प्रकृति को समझना, विज्ञान की प्रकृति को समझना, जो कि हमने अभी इस वाली स्लाइड के अंदर देखी थी। इससे जो पहले वाली स्लाइड थी, उस स्लाइड के अंदर हम इस चीज को देखकर आ चुके हैं कि विज्ञान की प्रकृति क्या है। उस चीज को समझना, छात्रों के तर्क शक्ति, समस्याओं के हल करने की क्षमता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में क्या है, सहायक है। विज्ञान किस चीज में सहायक है, विज्ञान के छात्रों की जो तर्क शक्ति है, उनकी समस्याओं को हल करने की क्षमता है। ठीक है, अब हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसमें समस्या समाधान विधि के नाम से है। समस्या समाधान विधि में बच्चा क्या करता है, अपनी प्रॉब्लम को टीचर की सहायता से खुद से सोल्व करने की कोशिश करता है।
वही क्या है, समस्या समाधान विधि है। और उसमें बच्चा न सिर्फ टीचर की सहायता से बल्कि अपना खुद का माइंड यूज करके साथ ही अपने साथियों से डिस्कस करके, क्योंकि जो साइंस है उसमें सहयोग की भावना होनी ही होनी चाहिए। हम आगे देखेंगे, सहयोग की भावना जब तक नहीं होगी तब तक आप साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सहयोग की भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विज्ञान की प्रकृति को समझना, छात्रों की तर्क शक्ति, समस्याओं के समाधान हल करने की क्षमता को क्या करना है, विकसित करना है। शोधशीलता एवं रचनात्मकता। शोधशीलता क्या है, आप एक्सपेरिमेंट करने वाला, डिस्कवर करने वाला बच्चों को बनाना है। और रचनात्मकता, वो खुद से किसी चीज को रचना कर सके, खुद से किसी चीज को बना सके। तो ऐसी समझ किसमें विकसित करनी है, हमें बच्चों के अंदर विकसित करनी है। तो विज्ञान शिक्षण रटंत विद्या नहीं, रोट लर्निंग पर, ठीक है, रोट लर्निंग होती है ना, तो रोट लर्निंग पर फोर्स नहीं करता है, बल्कि प्रश्न पूछना। वो खुद से क्या करे, प्रश्न पूछे, क्यों, इस चीज का जवाब जानने की कोशिश करे, खुद से एक्सपेरिमेंट करे, और फिर क्या निकाले, नए निष्कर्ष निकाले। तो ये चीज हमें किसके अंदर विकसित करनी है, छात्रों के अंदर इस चीज को क्या करना है, विकसित करना है। कि वो हर एक चीज को क्या करे, खुद से जानने की कोशिश करे, खुद से समझने की कोशिश करे, और खुद से उस चीज को क्या करे, उसके समझने के पश्चात उसके क्या बनाए, नए नियम बनाए। यही चीज आप ब्लूम टेक्सोनोमी में बहुत अच्छे से जानोगे कि छात्र पहले उस चीज की नॉलेज लेता है, फिर उस चीज को समझता है, समझने के बाद उस चीज का एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलने के बाद वो नियम बन जाता है, और नियम बनने के बाद उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। आगे देखिए दोस्तों, विज्ञान की प्रकृति के तीन प्रमुख घटक हैं। दोस्तों ये जो घटक हैं, ये आप लोग को यदि एक बार समझ में आ गए, तो मेरा मानना है कि आपको आधे से ज्यादा साइंस की टीचिंग मेथड है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। क्योंकि बहुत ही कम चीजें हैं जो इन तीन चीजों के में छुपी हुई नहीं है। हर एक चीज पूरी साइंस की टीचिंग मेथड है वो इन चीजों में छुपी हुई है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला है वैज्ञानिक ज्ञान का पिंड, बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब देखिए, बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है क्या, तथ्य है, अवधारणा है, नियम है, और सिद्धांत है। तथ्य क्या है, तथ्य होता है फैक्ट। तथ्य क्या होता है, फैक्ट होता है। ठीक है? यदि आप कह रहे हो कि सूरज पश्चिम से उगता है, सॉरी, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है, तो ये एक फैक्ट है। अब अवधारणा क्या है, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अवधारणा का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अवधारणा का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो किससे बनता है, तथ्यों से बनता है। अनेक सारे तथ्य मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे, अच्छे से समझिएगा इस चीज को, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। तो ये क्या है, फैक्ट है। इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हो, तो वो क्या है, फैक्ट है, जिसको आप अच्छे से देखा जा सके। लेकिन मान लीजिए यदि आप लोगों को स्वतंत्रता को समझना है, तो स्वतंत्रता को आपने देखा है क्या, उस चीज को आप लोगों को जानने के लिए अनेक सारी चीजों के बारे में जानना होगा, चुनावी रणनीति को समझना होगा, सिद्धांत, हमारे संविधान को पढ़ना होगा, बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में जानना होगा, महात्मा गांधी के बारे में जानना होगा, तब जाके आप लोगों को स्वतंत्रता समझ में आई। तो बहुत सारे जब तथ्य मिले, जब बहुत सारे फैक्ट मिले, तब क्या बना, कॉन्सेप्ट बना। कॉन्सेप्ट बना, ठीक है, उसकी क्या बन गई, अवधारणा बन गई। अब अवधारणा बनने के बाद नियम बनते हैं। अब नियम और सिद्धांत ये भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक तरीके से, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट कब बनता है, जब बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, उसी तरीके से सिद्धांत, सिद्धांत कब बनता है, जब बहुत सारे नियम बनते हैं। बहुत सारे नियमों को आधार मानकर क्या बनता है, सिद्धांत बनता है। तो नियम ही क्या है, मूलभूत ढांचा है, किसका, सिद्धांत का ढांचा है।
इस तरीके से क्या बनते हैं? सिद्धांत बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि वैज्ञानिक ज्ञान के पिंड में ये सारी चीजें किस तरीके से अपना एक रोल प्ले करती है। ठीक है, अब जब हम भावनात्मक उद्देश्यों को पढ़ेंगे, तब आप लोगों को समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट क्या है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है। यदि आप लोगों ने इस चीज को अभी से अच्छे से समझ लिया, तब आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनोमी के साथ साथ पूरी विज्ञान की शिक्षण विधियों में कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रोसेस। देखिए, आपको यदि किसी बच्चे को कोई भी चीज समझाना है, तो सबसे पहले उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न उत्पन्न करनी पड़ेगी। यदि बच्चे के अंदर जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक वो उस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा तो फिर उस चीज को वो ऑब्जर्व भी करेगा, और ऑब्जर्व करेगा तो वो उस चीज का प्रयोग करेगा। ठीक है, क्या करेगा? प्रयोग करेगा। प्रयोग करने के बाद परीक्षण करेगा। ठीक है, और फिर क्या निकल जाएगा? निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है। तो किसी चीज को यदि आपको बच्चे को सिखाना है, तो एक साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और ये चीज सिर्फ साइंस सिखाने के लिए ही नहीं है। इसी मेथड से आप बच्चों को हिंदी सिखा सकते हैं, इंग्लिश सिखा सकते हैं, मैथ सिखा सकते हैं। मैथ में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करती है। देखिए, ये जो साइंस की जो टीचिंग मेथड है, ये सेम मैथ में भी अप्लाई होती है। ये नहीं है सिर्फ ओनली ऑन साइंस की ही है। कुछ चीजें हैं जो बदल जाती हैं, बाकी हर एक चीज बदलती नहीं है दोस्तों। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। नंबर 3 पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि दृष्टिकोण क्या होता है। तो दृष्टिकोण क्या है? एटीट्यूड है। दृष्टिकोण क्या है? एटीट्यूड है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दृष्टिकोण क्या है? एटीट्यूड है। आलोचनात्मक सोच बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए? आलोचनात्मक सोच। किसी चीज के बारे में ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता है। जैसे हम होते हैं ना, मैथ्स में जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब हम एक मेथड लगाते हैं, लेकिन वो एक मेथड के अलावा दूसरा भी मेथड होता है जिससे वो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। तो ऐसा दृष्टिकोण किस में होना चाहिए? साइंस में भी होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। हाँ, आपने एक बार जिस क्वेश्चन को एक मेथड से कर दिया, तो उसका आंसर यदि 2 आ रहा है, तो दूसरे मेथड से करोगे तो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। यदि आपका आंसर 2 की जगह 3 आ रहा है, तो गलत है। तो ये चीज किस में होनी चाहिए? ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। देखिए, है ना? ये नहीं है कि आपने यदि कोई चीज बना दी, ठीक है, यदि कोई सिद्धांत बन गया, तो उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जा सके, जैसे हमारे संविधान में होता है। हमारा संविधान में वो क्या है? लचीलापन है संविधान के अंदर। कहीं भी हम हमारा जो कानून है, ठीक है, उसमें कहीं भी हम संशोधन कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि हमारा जो कानून है वो कैसा है? लचीला है। ठीक है, सहयोग की भावना जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिना सहयोग के, बिना हेल्पिंग नेचर के आप साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सहयोग की भावना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सहयोग की भावना नहीं होगी, तब तक आप चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। अब लास्ट में देखिए, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। दोस्तों, विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि बच्चों के अंदर एक एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसी सोच विकसित करनी है, जिससे वो खुद से चीजों को समझ पाए, जान पाए, और फिर उस चीज को क्या कर पाए? एक्सपेरिमेंट कर पाए, उस चीज का निष्कर्ष निकाल पाए। बस यही विज्ञान शिक्षण का हमारा मेन उद्देश्य है। बाकी हम देखते हैं दोस्तों कि बच्चे के अंदर तर्कशीलता होनी चाहिए, तर्क कर सके। आलोचनात्मक मूल्यांकन हो। अभी मैंने बताया आप लोगों को आलोचनात्मक क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंस, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए उस चीज का। उस चीज को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। जैसे न्यूटन ने देखा था ना कि सेब गिर रहा है तो क्यों, नीचे ही क्यों गिर रहा है, वैसा दृष्टिकोण हमारे बच्चों में विकसित होना चाहिए।
का विकास ही विद्यार्थियों में करना आवश्यक है, जिससे वे अपने परिवेश को वैज्ञानिक सोच के साथ समझ सके। वही बात आ गई कि उस चीज को जब कोई देख रहे हैं तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज को वो वैज्ञानिक सोच के साथ क्या कर सके, समझ सके। विज्ञान विज्ञान शिक्षण नैतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यवहारिक मूल्यों का भी विकास करता है। अब देखिए, यदि आपकी जो सोच है वो अच्छी होगी तो आपका नेचर भी अच्छा होगा। ठीक है, आपके नैतिक मूल्य अच्छे होंगे, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपकी आईक्यू लेवल अच्छी होगी, आपका समाज में एक अलग ही वो होगा। ठीक है, और आपका व्यवसायिक मूल्यों का भी क्या होगा, विकास होगा। देखिए, बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे आज जितनी भी फैक्ट्री है, ठीक है, नई नई चीजें हमारे सामने बनकर आती है, तो ये सब चीजें हमारे देश में क्या व्यवसायिक मूल्य नहीं बढ़ा रही है क्या? ये सारी चीजें व्यवसायिक मूल्य भी बढ़ा रही है। इसलिए जितनी ज्यादा हमारी दिमाग के अंदर जितनी चीजें अच्छे से यदि प्रोसेस होगी, यदि नई नई चीजों के बारे में हम विकास कर पाएंगे, नई नई चीजों के बारे में यदि हम सोच पाएंगे, तो हमारा देश का भी क्या होगा, विकास होगा, हमारे नैतिक मूल्य बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे बच्चों में एक नई भावना, एक नई ऊर्जा पैदा करती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, बच्चों का शिक्षण करवाना है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों के अंदर एक एक ऐसी सोच विकसित हो जिससे वो खुद का समाधान खुद से कर पाए। मेन जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और काफी हद तक चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लूम टेक्सोनोमी को समझेंगे कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है। ठीक है, तो ब्लूम टेक्सोनोमी हम उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि अब हम यदि इन चीजों को जान गए तो हम ब्लूम टेक्सोनोमी को भी अब अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम ब्लूम टेक्सोनोमी के साथ, और काफी हद तक चीजों को हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। एग्जाम आपके नजदीक है, तो तैयारी इस तरीके से कीजिए कि जो भी क्वेश्चन आए उसको आप एक अलग ही तरीके से वैज्ञानिक सोच के साथ हैंडल कर पाए। देखिए, जो विज्ञान शिक्षण से आपके अंदर चीजों को हैंडल करने की क्षमता भी विकसित होती है। ठीक है, तो ये चीज एक अलग ही आपका आईक्यू लेवल विकसित करती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। यदि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे, तो आपके अंदर हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को हैंडल करने की क्षमता भी आपके अंदर क्या होगी, विकसित होगी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि विज्ञान शिक्षण कितना जरूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।